हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन के सीजन चल रहे हैं और इसीलिए पिछले काफ़ी समय से हम लोग लगातार एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशंस इत्यादि आपके सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए कुछ एक वीडियो लेकर के आए जो कि कुछ नया प्रकार का एक वीडियो है, क्योंकि ये ऐसा कुछ अभी तक हमने खुद भी नहीं ट्राई किया था, हम पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं, जहां पर हम आज हमारे बैचलर इन फार्मेसी के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके लिए जो उनका फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो हो रहा है, चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग AKTU बोलते हैं, उसमें उनके पुराने जितने भी पेपर आज तक इस सब्जेक्ट के हुए हैं, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया था, जो आप सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं, ये जब उन्होंने दिया था तब इस एग्जामिनेशन पैटर्न पे सबसे पहले 2020, 21, 22, 23 में ये पेपर्स हुए हैं। 24 में भी जो आपका 24 का सेशन चल रहा है उसमें भी पेपर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो पुराने मुझे पेपर्स प्राप्त हुए 2020, 2021, 2022, 2023 में एक स्पेशल बैक पेपर हुआ था इसी सब्जेक्ट का, और अभी 2024 में आपके सीनियर्स के लिए एक बैक पेपर हो चुका है। तो ये सारे पेपर्स यानी कि 6 के 6 पेपर्स मैंने इकट्ठा किए, और इन 6 पेपर्स में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे मैंने इकट्ठा किए। और मैंने एक बड़ी काम की चीज़ देखी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका एक्सप्लेनेशन या आंसर हम जानते हैं, तो उन पर बेस किसी दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इतने सारे साल के सारे पेपर्स को एक साथ पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो इस वर्ष जो भी क्वेश्चन पेपर आने वाला है, हो सकता है कि हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। तो इसके पीछे का मोटो ये है कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, ये भी मैं आप बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशंस के साथ बात करेंगे, यानी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आंसर कितना लिखना है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उनके आंसर अगर हमें पता है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो और हम फिर से उनका आंसर कर पाए। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से बता दूं कि आज जो हम BP 104T जो सब्जेक्ट कोड है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पिछले 6 साल के पेपर्स में जो भी पूछे गए हैं उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, एक बात और बता दूं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह हमने बना दिया है, वो आपको अपलोड भी कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है वो भी अपडेटेड है, और सभी टॉपिक्स हम पहले से पढ़ा चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AKTU के 2020 में आए हुए प्रश्नों के बारे में, जो 2020 का पेपर था उसमें। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है, राइट द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। जो प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का वो क्या है, ये पूछ रहा था। तो ये आपको याद होगा, मैंने भी पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो लिमिट टेस्ट होता है वो किसी भी स्मॉल अमाउंट में जो इंप्यूरिटीज हैं उसको पकड़ने के लिए हम करते हैं, और या क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हम करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि ये जो लिमिट टेस्ट है वो बेस्ड होता है एक प्रकार की रिएक्शन में, जहां पर सॉल्युबल क्लोराइड आयंस जो है वो AgNO3 के साथ यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो क्या क्या चीजें होती है, अगर आपके सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस हैं, फ्री क्लोराइड आयन, तो ये फ्री क्लोराइड आयंस जो सॉल्युबल क्लोराइड आयन होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे रिएजेंट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी प्रेजेंस में आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड बनने के लिए नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है। और लास्ट में जब ये बनेगा तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, तो इसी वजह से टर्बिडिटी या ऑप्लिसेंस यानी कि दूधियापन, धुंधलापन हमें सोल्यूशन में देखने को मिलता है। उसे हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी के साथ कंपेयर कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि लिमिट में है या नहीं क्लोराइड आयंस। इसके पीछे की जो रिएक्शन है वो बड़ी सिंपल सी है, और प्रिंसिपल आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्लोराइड आयंस, कई लोग इसको NaCl से लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड की रिएक्शन के लिए ठीक है, बट एक जनरल रिएक्शन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप जानिएगा कि अगर आपके सॉल्यूशन में एज अ इंप्यूरिटी क्लोराइड आयन है तभी रिएक्शंस होगी। तो यहां पर क्लोराइड आयन लेना है जो कि प्रेजेंट होगा तो हम नहीं लेंगे रिएक्शन में, ये अगर हमारे सैंपल में है तो हमें मिल जाएगा। और AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है वो यहां पर हम लोग लेंगे, तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटता है, और ये Ag प्लस जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोराइड आयंस हैं, नाइट्रेट आयन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसीलिए इनके साथ ये जाएगा और हमें क्या बना के देगा, AgCl यानी कि सिल्वर
क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा और आपके सोल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक नेजर सिलेंडर है, इसमें वो सफेद रंग के फ्लेक्स के रूप में बन करके मिल जाएगा। अगर ये बन रहा है इसका मतलब क्लोराइड आयन है, नहीं बन रहा है मतलब क्लोराइड आयन नहीं है। फिर हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे जिसमें हम NaCl या HCl का प्रयोग कर सकते हैं और तय मात्रा में उसमें उसको डालेंगे तो तय मात्रा में क्लोराइड आयंस होंगे, जो कि 10 ppm या 25 ppm का एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसको स्टैंडर्ड माना करके उसके साथ इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल होता है, जबकि ये इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए आप यहां पर आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो एग्जाम में आता है इन्वॉल्व किसी भी लिमिट टेस्ट का आपको प्रिंसिपल लिखने के लिए, तो 2 लाइन आप उसकी रिएक्शन को लिखिए और फिर उसकी रिएक्शन को भी लिख करके दिखाइए केमिकल फॉर्म में। अगला प्रश्न है जो इस पेपर में आया था वो था राइट द नेम ऑफ टेस्ट ऑपरेटर्स यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में हम लोग एक ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एक बॉटल होती है, ठीक है, सॉरी ये बॉटल है, मेरे को ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसमें एक रॉड लगी होती है और इस रॉड में यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, यहाँ पर हम HgCl2 का पेपर फंसा देते हैं क्लिप लगा करके और जो भी सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे भर देते हैं। अगर आर्सीन गैस बनती है तो वो गैस क्या होती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, HgCl2 के साथ रिएक्ट करती है। इस ऑपरेटर्स को, जो एक इस तरीके का ऑपरेटर्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं गर्जिएट ऑपरेटर्स और इसीलिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को हम गर्जिएट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, GUTZEIT, गर्जिएट। तो गर्जिएट टेस्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको या गर्जिएट ऑपरेटर्स बोलते हैं और इस टेस्ट को, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं गर्जिएट लिमिट टेस्ट या गर्जिएट टेस्ट। तो ये दोनों प्रश्न जो है एक दूसरे से मिला हुआ है और दोनों तरीके का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो तीसरा प्रश्न जो आया था वो था स्टेट ऑफ आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टीज आपको यहां पर बतानी है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है पहले जान लें। बफर सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशन को बोलते हैं जो कि रेसिस्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं पीएच में चेंज को। अगर आप स्मॉल अमाउंट में कोई भी एसिड या बेस ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, तो उसको रोकने का काम जो करता है उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख दीजिएगा। बाकी यहां पर तो आइडियल प्रॉपर्टीज पूछा तो सिंपल आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। बफर की जो सबसे पहली आइडियल प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो है वो एक स्टेबल और स्पेसिफिक पीएच उसका होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक स्टेबल यानी कि एक जैसा पीएच होना चाहिए और स्पेसिफिक पीएच पे उसको काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो उसकी बफर कैपेसिटी है, यानी जो रेंज ऑफ पीएच है कि कितने रेंज के अंदर वो अपना काम पूरा करेगा, वो यानी कितने अमाउंट में एसिड या बेस कितना ऐड करने पर वो रोक पाएगा पीएच को, वो बफर कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। साथ ही साथ वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए और किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी और रिएक्शन में। मतलब आप फार्मास्यूटिकल रिएक्शन कर रहे हैं या आप कोई और रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कोई आपने सब्सटेंस बनाया तो वहां किसी तरीके की कोई रिएक्शन हमारे बफर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। उसका काम केवल पीएच में चेंज को रोकना है या पीएच को मेंटेन बना करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि पहले आ गया, व्हाट इज आइसोटोनिक एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी सेल के अंदर सेल के बाहर, आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों तरफ या किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका नम नकल बनाएंगे, यानी सेम सॉल्यूशन रहेगा और उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जहां पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ इक्वल रहता है, एक जैसा रहता है, उसे हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। और आइसोऑस्मोटिक का मतलब होता है कि ये सिंपल दो सॉल्यूशंस ऐसे लेने हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा सेम रहेगा, जबकि उसमें कोई भी दूसरे प्रकार के सॉल्यूट्स हो सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पर सॉल्यूट सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, बट उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था इस ईयर में वो था हमारा कि व्हाट इज एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या है और उससे आप क्या समझते हैं। एक्लोरहाइड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बना हुआ है ए फॉर एब्सेंट और क्लोराइडिया का मतलब होता है HCl। तो पहले ये जान जाए कि व्हाट इज दिस HCl। आपके स्टमक में पेप्टिक सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिक HCl का सिक्रीशन किया जाता है और इस HCl का काम होता है कि ये पेप्सिनोजेन को, जो पेप्सिनोजेन होता है हमारा, ये एक इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या होती है,
एक्टिव फॉर्म होती है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, जो आपके भोजन में पाई जाती है। तो अब इसको बनाने के लिए जब आप भोजन करिए तो आपके प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन चाहिए, और पेप्सिन जो है पेप्सिनोजेन से आती है, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा HCl या एसिडिक एनवायरनमेंट, जो pH है जो 3 के अराउंड रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इसका काम है। दूसरा काम है डाइजेशन मदद करता है। तीसरा काम है अगर आपके खाने पीने की चीज़ों में कोई भी एंटी माइक्रोब्स पहुंच गए जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, तो ये क्या करेगा? HCl रहेगा तो वो आपको बचाएगा भी। तो ये इसके काम है HCl के। अब ये HCl जो होता है स्टमक में उसे हम लोग गैस्ट्रिक HCl बोलते हैं, और ये बड़े काम की चीज़ है जैसा कि अभी हमने बताया। बट ऐसी कंडीशन हो जाए किसी पेशेंट में कि A फॉर एब्सेंट, मतलब ये पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाए, जो पेप्टिक सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक HCl का प्रोडक्शन करना बंद कर दें, एकदम प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्लोरहाइड्रिया बोलेंगे, यानी गैस्ट्रिक HCl का एब्सेंस हो गया है, वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट भी कुछ सालों में आगे पूछा गया है, तो दोबारा ना बताना पड़े तो इसलिए मैं यही बता दे रहा हूं। ऐसी कंडीशंस में हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट जैसे कि डाइल्यूट HCl या अमोनियम क्लोराइड इत्यादि को यूज करते हैं, और इस कंडीशन को क्या कर लेते हैं? काउंटरएक्ट करते हैं या ट्रीट कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है क्लासिफाई इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। याद रखिएगा कि यहां पर पूछ रहा है इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। ये कई बार पूछा गया है, ये 5 नंबर में भी पूछता है, ये 2 नंबर में पूछता है, कई बार पूछता है, तो जिस हिसाब से पूछा उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर आप हम लोग भी जब बताते हैं तो कह देते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एंटीसेप्टिक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, डिसइंफेक्टेंट है जो कि इनऑर्गेनिक या क्या नाम है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आ रहा है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के काम आ रहा है, फंगीसाइड है, वो आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीधे पूछ रहा है इनऑर्गेनिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ, 2 बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई भी आप लिख पाए या दोनों लिख पाए तो दोनों लिख सकते हैं। एक तो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का, जिस पर वो अपना एक्शन शो करते हैं, किस तरीके से एक्शन करते हैं, उनके बेसिस पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, की वो एग्जैक्टली उसका केमिकल नेचर क्या है या उसमें क्या पाया जा रहा है, उसके बेस पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जो बैक्टीरियल मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। और उसके बेस पर जो आपके सिलेबस में जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये लोग उसके एग्जांपल हैं। दूसरा होता है हैलोजिनेशन, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के प्रोटीन का हैलोजिनेशन कॉज कर देते हैं या उसके स्ट्रक्चर का हैलोजिनेशन कर देते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का, उसे हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। और उसके एग्जांपल है आयोडीन है, क्लोरीनेटेड लाइम है आपके सिलेबस में, पोविडोन आयोडीन है, आयोडीन के डिफरेंट सॉल्यूशंस है, या NaCl है, सोडियम फ्लोराइड है, ये सभी जो है हैलोजिनेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करने के लिए ऐसा मेटालिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, जैसे कि सिल्वर है, जिंक है, एलम है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनके सेल वॉल में प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कॉज करके उसको रैप्चर कर देते हैं, उसकी डेथ कॉज करते हैं। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो है वो भी एक प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का, और उनके बेसिस पे जो एग्जांपल्स है वो है सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, पोटास एलम है, जिंक ऑक्साइड है, etc। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। हैलोजन उन्हें कहेंगे जहां पर हैलोजन ग्रुप पाया जाता है, जैसे आयोडीन और आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पोविडोन आयोडीन हो गया, क्लोरीनेटेड लाइम हो गया, etc। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पर ऑक्सीडेशन करने के लिए जो चीजें प्रेजेंट हो, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है। एसिड एंड एल्कलीज हो सकते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कॉज करता है, बट ये नेचर इसका क्या है, एसिड है। ये हो गया अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो है वो एल्कलीज में आ सकता है, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे एग्जांपल लिखा हो, बट वो इनऑर्गेनिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक का एग्जांपल है, उसको मत लिखिएगा आप। मेटालिक सॉल्ट जो जहां पर मेटल पाया जाता है, जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, एलम हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके से या दोनों तरीके से या किसी भी एक तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट अपने नाम से ही बता रहा है कि ये कुछ एक्सपेल आउट करने के काम में आता है। तो जो कफ है, जो म्यूकस है, जो कि जम गया है, जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और बहुत सारा बलगम या म्यूकस निकलता है जिसको कफ भी बोलते हैं, और वो जब आप खांस रहे हैं क्योंकि इतना थिक हो गया है वो बलगम कि वो बाहर नहीं निकल रहा, तो पेशेंट चाहता है कि वो जल्द से जल्द उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो साफ हो जाए, और ऐसे कंडीशन में हम जो ड्रग देते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ये म्यूकस को और अदर मटेरियल जो कि लंग्स, ब्रोंकियाई और ट्रैकिया में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का, एक्सपेल आउट करने में मदद करता है, और ये कफ को ईजी बनाता है। जो खांसी आ रही है वो ईजी बनती, खांसना आसान हो जाता है और मोर प्रोडक्टिव होता है, यानी कि जब आप खांसते हैं तो स्पूटम बाहर निकल जाता है, जो बलगम है वो बाहर निकलता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा गांव वगैरह में
कुछ लोगों को खांसी आ रही है या जिन लोगों को जानकारी नहीं है, खास करके जो पुराने लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब उनको डॉक्टर साहब एक्सपेक्टोरेंट लिख देते हैं कफ सिरप, तो वो पीते हैं तो खांसी और आती है और वो बाहर निकलता है, तो कहते हैं पता नहीं कौन सी दवा दे दिया है, कितनी खांसी आ रही है। तो इन ड्रग का काम ही है कि ये खांसी को आसान बनाती है, और जब आप खांसोगे तो बलगम को बाहर निकलेगा। जो ड्राई वाली कफ होती है उसमें एक्सपेक्टोरेंट को नहीं देते, उसमें कफ सिरप देते हैं। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो आपके सिलेबस में दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों ही एक्सपेक्टोरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एस्ट्रिजेंट अलोंग विद द सुटेबल एग्जांपल्स। एस्ट्रिजेंट क्या होते हैं? एस्ट्रिजेंट वो एजेंट हैं जो कि सरफेस पे लगाए जाते हैं टॉपिकल एजेंट के रूप में, और वहां पर सरफेस प्रोटीन का वो प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी सरफेस पर छोटे कट या उंड्स हैं, घाव हैं, छोटे कट लगे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक जाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी बन जाती है। स्किन आपकी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिजेंट बोलते हैं। ये श्रिंक करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स को और स्किन सेल्स को, प्रेसिपिटेशन करते हैं प्रोटीन को फ्रॉम द सरफेस से। कई बार इसका एक्शन पूछा गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसे हम कहां लगाते हैं? टॉपिकली लगाते हैं, और ये स्किन को हार्ड बनाती है, ड्राई करती है और प्रोटेक्ट करती है स्किन को। और छोटे कट्स या उंड्स या घाव हैं तो वहां से ब्लीडिंग को भी क्या करती है? रोकती है। आपके सिलेबस में इसके दो बड़े अच्छे एग्जांपल है, फिर से पोटास एलम और जिंक सल्फेट। जब भी लिखिए एग्जांपल जरूर लिखिए, पोटास एलम और जिंक सल्फेट, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। अब अगर इसको हम लोग स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, वहां बैक्टीरिया आ गया तो उसका भी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करेंगे, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो है या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। रेडियो एक्टिविटी आप सभी जानते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, अनस्टेबल जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ तो नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो हम बनाते हैं, और तब तक इसमें जो है डिसइंटीग्रेशन होता रहता है जब तक कि वो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो एक स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी, जिसमें इमिशंस होते हैं कुछ चीजों के, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा रेज होती हैं, ये निकलते हैं, और जहां से ये रेडिएशंस निकलती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल। और इस पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है उसके यूनिट्स जो हैं वो क्यूरी है, रदरफोर्ड है, बैक्यूरेल है, रोटेंजन है और आरएडी है। ये सभी जो हैं इसके क्या है? यूनिट्स हैं। इस पे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा अगला जो प्रश्न है वो इसी यूनिट से जुड़ा हुआ है, इस लास्ट यूनिट से ही, और इसमें आया था, आखिरी प्रश्न था 2020 का। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसकी मात्रा जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि उसमें से अल्फा, बीटा और गामा लगातार निकल रहे हैं। तो ये जो हाफ लाइफ है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये वो समय है जितना समय हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लेता है कि अपनी ओरिजिनल जो उसकी वॉल्यूम थी, जो उसका ओरिजिनल जितना था वो, उसकी क्वांटिटी, उसके अमाउंट का हाफ अमाउंट जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता तब तक, जितनी देर में होता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। और जब वो हाफ लाइफ तक पहुंचता है तो वो क्या होने लगता है? स्टेबल होने लगता है। और इसको हम लोग, जो इसका फॉर्मूला है, कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, किसी भी हाफ लाइफ को कैसे लिखते हैं? टी हाफ से लिखते हैं, और ये किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होता है इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो कितनी तेजी से वो निकल रहा है वो लैम्डा से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, और उसका हाफ लाइफ जो है वो आप बता सकते हैं। तो अब आते हैं, ये तो 2020 के पेपर हो गया, अब आते हैं 2021 के पेपर में, और आप देखिएगा जादू हो जाएगा कि 2020 के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट है। तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस खाली आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि ये रिपीट है, उनके आंसर आप वहीं से देख लेंगे। तो ये पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज फार्माकोपिया, एनलिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो होती है वो एक स्टैंडर्ड बुक होती है, कंट्री वाइज होती है, कई बार इंटरनेशनल के रूप में होती है, जिसमें वो हर एक चीज मोनोग्राफ्स के फॉर्म में लिखी होती है। हर ड्रग, उसके एक्सिपिएंट, जो फॉर्मुलेशंस हैं उनका आप टेस्ट कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करोगे, उसका फॉर्मुलेशन कैसे करोगे, उसको बनाओगे कैसे, उसमें इंप्यूरिटीज को कैसे चेक करोगे, ये सारी चीजें होती है। तो ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसमें स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं ड्रग, एक्सिपिएंट्स और अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के, और ये एक लीगल और अथॉरिटेटिव रेफरेंस के रूप में काम करता है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड क्वालिटी मेडिकेशंस, फॉर्मुलेशंस या फिर उनका डेवलपमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका नाम लिखना है आपको, कई सारे प्रकार की होती है, कुछ जो है देशों की अपनी खुद की फार्माकोपिया होती है, और जिन देशों की नहीं होती वो इंटरनेशनल लेवल पर यूज करते हैं। तो जैसे इंडियन फार्माकोपिया आईपी जो हमारे देश की है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो ब्रिटेन में यूज होती है, और जिन देशों के पास नहीं होती वहां पर हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपनी फार्माकोपिया है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपनी फार्माकोपिया नहीं है, तो वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया का प्रयोग कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। देखिए ये वो पहला प्रश्न था उस पेपर में और यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है सेम 2021 में। तो हमें याद है कि ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का कैसे हम लोग प्रिंसिपल पढ़े थे वहां पे। तो आपने देखा था कि AgNO3 की रिएक्शन हमने Cl के साथ कराई थी और AgCl बनता तो वही आंसर रहेगा, वो आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन क्वेश्चन जो है देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या है पहले समझ लिया जाए। आर्हेनियस साहब ने कहा था कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में जब हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं या मिक्स करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो जो सोल्यूशंस H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो H+ आयन देगा उसको एसिड बोल दिया जाएगा। और जो है उस एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये तो इस बहुत ही अच्छी थियरी है और आपने यही सबसे सिंपल थियरी जो हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन यही बता रहा है कि पहले तो आपको एक्वस सोल्यूशन ही चाहिए। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं है आपके पास, यानी आप नॉन एक्वस रिएक्शंस कर रहे हैं या नॉन एक्वस सोल्यूशन आपके पास है जिसमें हम पानी नहीं डाल सकते, तो वहां हम एसिड और बेस नहीं बता सकते कि वो एसिड और बेस क्या है। और अगर दूसरा जो इसका आप लिमिटेशंस देख रहे हैं वो नॉन एक्वस सोल्यूशन में, यानी हमारे सब्सटेंस में H+ आयन और OH+ आयन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी हम एसिड और बेस उसको नहीं बोल सकते हैं। ये दो जो है बड़े लिमिटेशंस हमको आर्हेनियस थ्योरी में जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन या H+ आयन उसको देना पड़ेगा तभी हम एसिड बेस बोल पाएंगे, और नहीं तो फिर हम दूसरी थ्योरी का प्रयोग करते हैं सिंपल। तो ये इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। याद है ये क्वेश्चन पहले 2022 में 20 में आ चुका है, ये दोबारा से आया है। इसमें आइडियल प्रॉपर्टी में आप जान रहे हो कि pH मेंटेन होना चाहिए, बफर कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। यही इसके क्या लिमिटेशंस है। तो ये फिर से रिपीट हुआ। देखिए रिपीट होते हैं प्रश्न, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए क्लोराइडिया। ये फिर से रिपीट हो रहा है, 2020 में आ चुका है। देखिए मैं कह रहा हूं कि रिपीट हो रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, तो कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, जैसे ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फंक्शंस ऑफ ORS। ये एक अच्छा प्रश्न है। ORS जिसे हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं। अगर वो लिक्विड में वाटर में डिजोल्व है तो सोल्यूशन बोलेंगे और पाउडर फॉर्म में है तो सॉल्ट बोलेंगे। ये एक यूनिक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या नाम है ड्रिंक होती है। उस कंडीशन में हम लोग देते हैं जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा जिसका फ्लूइड लॉस हो गया है, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस में हो चुका है उसको, यानी उसको कोई इन्फेक्शन है पेट में और उसमें उसकी वजह से कोई चीज उसके पेट में टिक नहीं रहा, तो वाटर का बहुत सारा लॉस हो रहा है वॉमिट के द्वारा या फीकल के द्वारा। तो उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं शरीर के लिए जरूरी, और जो पानी है शरीर के लिए, और एनर्जी के लिए ग्लूकोज, ये सारी चीजें मिला करके हम लोग उसमें देते हैं। इसमें जो ORS में जो खास बात है कि उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं और बड़ी काम की चीज होती है, जैसे सॉल्ट है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें हम लोग NaCl डालते हैं, ठीक है, KCl डालते हैं क्योंकि इसमें से Na आयन, Cl- आयन, हमारा पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन मिल जाता है। सोडियम सिट्रेट का प्रयोग करते हैं इसमें, सोडियम जो है सिट्रेट या सोडियम ट्राइसिट्रेट जो है वो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें पानी मिलता है ढेर सारी मात्रा में 1 लीटर में, क्योंकि इसको तैयार करते हैं। और इसमें एक और जरूरी चीज होती है ग्लूकोज, एनाइड्रस ग्लूकोज या सुक्रोज या चीनी, इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। तो ये देने से पेशेंट की जान जो है वो बच जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जो पानी की कमी है वो उसकी पूरी हो जाती है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर सभी आयंस और वाटर उसको वापस से मिल जाते हैं। यही फंक्शन है हमारे ORS का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट को सुटेबल एग्जांपल से देना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन नंबर 7 वहां भी था, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर भी है। देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं उनको सुटेबल एग्जांपल्स बताना है। ये भी आप देख चुके हो 2020 में, सेम प्रश्न है, सेम जगह पे आया था, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या है, ये 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछ रहा है, दोनों जगह ये प्रश्न आ चुका है। और इसके बाद हाफ लाइफ क्या होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, ये जो है वहां भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न क्या हो गए, चारों प्रश्न रिपीटेड है और चारों प्रश्न के आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2022 के पेपर की तरफ, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो वही प्रश्न है जो 2021 में भी पूछा गया था। व्हाट इज फार्माकोपिया और डिफरेंट फार्माकोपिया क्या है। तो देखिए आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सेम आंसर आपको यहां पर भी लिख देना है। जो 2021 में भी आया था, 2022 में भी ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट, व्हाट आर लिमिट टेस्ट, व्हाई दे आर परफॉर्म। अब ये एक अलग प्रश्न आ गया, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है पहले वो जान जाते हैं। पहले तो समझिए इम्प्यूरिटी क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस में कोई भी फॉरेन अनवांटेड मटेरियल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सब्सटेंस या आपके प्रोडक्ट से अलग है, उसे आप क्या बोलते हो, इम्प्यूरिटी बोलते हो। जैसे पानी आपको चाहिए, मान लीजिए इंजेक्शन लगाने के लिए H2O आपको चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, लेकिन उसमें अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन,
कुछ भी है, XYZ, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, अगर ये कुछ भी चीज है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O नहीं है, और इन सब की जरूरत इंजेक्शन लगाने वाले पानी में नहीं है, इनकी आवश्यकता है, और ये सभी बाहरी है, इसीलिए वो क्या होंगे, इम्प्यूरिटी। अब किसी भी इम्प्यूरिटी को पकड़ने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब होता है जो क्वांटिटी को पता करे, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि एक लिमिट में है या नहीं। और सेमी क्वांटिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है वो हमको नहीं पता चलती, हाँ लिमिट में है या नहीं वो हम पता कर लेते हैं, विजुअल तरीके से देख करके बता पाते हैं। तो इसीलिए जो है ये किया जाता है। और इसका काम क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से प्रकार की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, और अगर हमें पता होगा कि कौन सी इंप्यूरिटी है तो उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये किसी भी तरीके की इंप्यूरिटी जो स्मॉल अमाउंट में इंप्यूरिटीज होती है उनको पकड़ने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हार्मफुल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज को फाइंड आउट करता है, और जो भी इंप्यूरिटीज हो सकती हैं जो लाइकली टू बी प्रेजेंट हो सकती हैं उनको पकड़ने और उनको कंट्रोल करने के काम में हमारा लिमिट टेस्ट आता है। इसीलिए इसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड बनाते हैं एक हम लोग, और फिर सैंपल के साथ उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइट WHO कंपोजिशन ऑफ ORS। देखिए ये प्रश्न जो है पहले भी था और अभी भी है, बट इसका स्वरूप बदल गया, यहाँ इसका कंपोजिशन पूछ रहा है, तो इसीलिए ये एक अलग प्रश्न मान लेंगे हम लोग। ORS क्या होता है ये हमने पहले ही बता दिया कि वो एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, जो कि मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट, शुगर और वाटर का, जो कि रिस्टोर करता है इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को, जो कि लॉस्ट हो चुका होता है किसी पेशेंट में ड्यू टू द बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है या कुछ और। कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि 5 चीजें बेसिकली हैं। पहली चीज तो जो है वो सोडियम क्लोराइड है, जो कि कितना होता है एग्जैक्टली WHO के हिसाब से 3.5 ग्राम होता है। ट्राई सोडियम सिट्रेट पाया जाता है WHO फार्मूला में, जो कि 2.9 ग्राम होता है। अगर आप इंडियन फार्मूला देखते हैं तो वहां पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं इतनी मात्रा में, लेकिन WHO के हिसाब से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करते, ट्राई सोडियम सिट्रेट का करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ कंट्रीज में जो कि बहुत ही वो स्टेबल नहीं है, मतलब हीट लेबाइल सब्सटेंस है, तो वो कुछ कंट्रीज में अगर उसको आप लोग यूज करेंगे जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो वो पूरे फार्मूला को खराब कर देता है। इसीलिए ट्राई सोडियम सिट्रेट का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ज्यादा सेफ है करने के लिए। और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 1.5 ग्राम लेते हैं WHO में, और एनाइड्रस ग्लूकोज ले सकते हैं, सुक्रोज भी आप ले सकते हो, या सॉरी डेक्सट्रोज ले सकते हो, सुक्रोज नहीं, डेक्सट्रोज ले सकते हो, सूखा हुआ डेक्सट्रोज भी ले सकते हो, वो 20 ग्राम आपको लेना है। और इन सभी को अगर ये सॉलिड फॉर्म में ले रहा हो तो इससे आप इनको बोलोगे सॉल्ट, और अगर आप इसको लेना है, पेशेंट को लेना कैसे है, तो इस सॉल्ट को, इन सभी चारों चीजों को इस क्वांटिटी में लेकर के 1 लीटर तक का एक सोल्यूशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, और उसको डिसॉल्व करके उबला हुआ पानी में बनाएंगे, और पेशेंट को क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहेंगे। ये इसका कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट इज स्टेट आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 साल रिपीट हुआ था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, और 22 में भी आपको दिख रहा है, यानी 3 साल लगातार ये प्रश्न आता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्लोराइडिया, हाउ इट इज ट्रीटेड। ये आपने 2020 में भी देखा था, और ये 2021 में भी था शायद, और 2022 में भी आ गया, तो ये फिर से 3 साल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, व्हाट आर कैथार्टिक्स, इनलिस्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैथार्टिक्स का जो एग्जाम्पल है वो आपको देखना है। तो कॉन्स्टिपेशन एक कंडीशन होती है जहां पर आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं उसमें जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि वो हम एनस के द्वारा बाउल मूवमेंट के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। जो काम की चीज नहीं है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन ये नॉर्मल प्रक्रिया रुक जाए, कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन को बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं जो प्रोडक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं कैथार्टिक्स या लेग्जेटिव। जो माइल्ड कैथार्टिक्स होते हैं उन्हें लेग्जेटिव बोलते हैं या पर्गेटिव एक्शन बोलते हैं। तो जो ये सब्सटेंस होते हैं ये इंड्यूस करते हैं बाउल मूवमेंट्स को, और कॉन्स्टिपेशन से आपको आराम पहुंचाते हैं। टॉक्सिन्स या जो भी फीकल मैटर है, जो भी क्या नाम है वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब कुछ जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से बाहर निकालने का काम ये लोग करते हैं। जो सलाइन कैथार्टिक जो आपके सिलेबस में है वो सभी सलाइन कैथार्टिक्स हैं, क्योंकि वो सॉल्ट्स हैं, और ये ऑस्मोटिक लेग्जेटिव के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रश्न बार बार कई बार पूछा गया था, पहले पूछा जाता था, इधर भी तो नहीं पूछा गया कि व्हाट आर लेग्जेटिव्स, तो आप बोलेंगे माइल्ड कैथार्टिक्स जो होते हैं वो लेग्जेटिव्स होते हैं, और ये सब्सटेंस जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में वाटर का कंटेंट बढ़ाते हैं, जिससे बाउल मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज होती है। जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसको बाहर निकलने में आसानी होती है, बाउल मूवमेंट बढ़िया हो जाता है और वो बाहर निकल जाती है। एग्जाम्पल्स में आप मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट ले सकते हैं। ये सभी जो है वो कैथार्टिक्स के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये प्रश्न 20, 21 और 22 तीनों जगह रिपीट हुआ है। तो ये तीसरा 22 वाला हम लोग पेपर देख रहे हैं, 20 और 21 दोनों में आ चुका था, तो ये फिर से आया और 7वें नंबर पे ही था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है डिफाइन इमिटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मैंने कुछ ऐसी चीज खा ली जो मुझे नहीं खानी चाहिए, कोई टॉक्सिक या कोई पॉइजन हमने ले लिया, बट वो अगर कोरोसिव नेचर का नहीं है, मतलब जलन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग वॉमिट करके बाहर निकाल सकते हैं। और वॉमिट करने की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इमेसिस। जब हम जबरदस्ती वॉमिटिंग कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमिसिस बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट्स इमिसिस को इंड्यूस करते हैं उसे क्या बोलेंगे, इमिटिक्स बोलेंगे। यानी ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को या इमिसिस को, और ये स्टिमुलेट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, या इरिटेट करते हैं जो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको, ताकि जो है जो भी कुछ स्टमक के अंदर है वो सब कुछ एक बार में ही बाहर निकल जाए। और ये जब भी कभी कोई पॉइजन है या कोई टॉक्सिक मटेरियल है उसको जल्द से जल्द स्टमक से बाहर निकालने के लिए इन ड्रग का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ड्रग ऐसी नहीं है, जितने भी आपके सिलेबस में जो ड्रग्स हैं वो कॉमन ड्रग्स हैं, उनका आप लोग देखते हैं एंटासिड है, कैथार्टिक्स है, वो सभी आसपास के लोग यूज करते रहते हैं। बट इमिटिक्स जो है ये स्पेशल कंडीशन में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो जिन्होंने इस पर ट्रेनिंग ले रखी है, जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, जैसे फिजिशियन है, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या आप हैं जो बार बार इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको आप यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपने की है, वही लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि हर जगह इसका यूज, हर टॉक्सिन्स में या हर पॉइजन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉपर सल्फेट है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पे एक बात और बोलूं कि आपके सिलेबस में सोडियम टार्ट्रेट दिया हुआ है, जो कि एक कैथार्टिक के तरीके से यूज होता है, वो जो है इमिटिक्स के तरीके से जनरली यूज नहीं होता। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट या पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट जो है ये एक इमिटिक्स तरीके यूज होता है, इसका आप लोग याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड भी मैंने एक एग्जांपल के रूप में दे रखा है, क्योंकि अगर आप नमक का सैचुरेटेड सोल्यूशन किसी पेशेंट को पिला देते हैं तो भी इमिसिस जो है हो जाते हैं। जब आपने देखा हो ना, कई बार खाने में ज्यादा नमक हो जाए तो लगता है कि वॉमिट हो जाएगा, लेकिन अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन नमक का बनाया जाए, एक गिलास पानी लिया जाए, उसमें ढेर सारी मात्रा में नमक डाल के किसी को पिलाया जाए, थोड़ा सा 1-2 घूंट, तो उसको तुरंत वॉमिटिंग जो है वो हो जाएगी, क्योंकि वो इमिसिस जो है वो इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ये बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि हमने कहा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में ये तीनों निकलते हैं। तो याद रखिएगा, अल्फा और बीटा तो पहले पार्टिकल्स हैं, गामा जो होती है वो रेज होती हैं। अल्फा जो है वो उसका जो नेचर होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस का जैसा होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बीटा जो है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं, और ये पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के तरीके से हाई स्पीड हमको देखने को मिलते हैं। और जो गामा होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो है फोटॉन की जैसे। अब इनको हम अल्फा और इसको ऐसे बीटा और इसको ऐसे गामा की तरह लिखते हैं। इनका जो मास है वो 4 है, इसका मास जो है वो 1 है, क्योंकि ये क्या नाम है उसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा। और जो गामा होता है इसमें जनरली जो है मास जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये रेज है। नेक्स्ट पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो जो अल्फा के पेनिट्रेशन पावर है वो कम है, बीटा की उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और जो ये पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि जो स्किन पे हम लोग जैसे डाल रहे हैं तब, और गामा की जो है काफी ज्यादा है। लेकिन जब आप किसी मटेरियल से बाहर निकलते हैं तो 2 का उसके जो क्या नाम है एटॉमिक नंबर है उसमें अंतर आता है, यहाँ पे 1 का अंतर आता है। और यहाँ पर क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इस पर 0 आता है। ठीक है। आयनाइजेशन पावर की बात करें तो अल्फा बहुत ज्यादा है, बीटा का मॉडरेट है, और गामा रेज का बहुत हाई है। स्पीड की बात करें तो जो अल्फा है वो कम तेजी से जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे तेज गामा जो है वो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारी चीजें, इतने तो काम की बातें, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, इतना आपको यहाँ पर लिख देना, आपका काम क्या है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ये 20-21 सब जगह पूछा है, या फिर से एक बार रिपीट हो गया। ये 20-21-22 तीनों साल लगातार ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9-10 के रूप में पूछा गया है, तो ये फिर से पूछा गया और बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर चुके हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप वहां से आंसर इसका जरूर देख लीजिए। अब आते हैं 2023 के पेपर में, और 2023 का जो पेपर था उसमें जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच इज यूज्ड एज एंटीमाइक्रोबियल। मैंने कहा था
आपसे वीडियो की शुरुआत में कि हम क्वेश्चंस का आंसर जब देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ये देखते हैं उस पर बेस्ड दूसरे प्रश्न भी बन सकते हैं। उसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल ही है। एक तो वो वाला था ओआरएस का कंपोजिशन वाला, एक जो है वो एक्लोराइडिया का ट्रीटमेंट पे एक प्रश्न पूछा था, तो वहीं से एक्सप्लेन पे आ गया। तो ऐसे ही ये भी एक प्रश्न था जब हम लोगों ने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन, तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन टाइप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीडेशन कॉज करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो डिस्टर्ब करता है सेलुलर कंपोनेंट्स को, उनका ऑक्सीडेशन कॉज करके, जिसके से सेल डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है और इस तरीके से अपना काम करते हैं। तो एक शब्द में लिखना हो तो ऑक्सीडेशन, पूरा लाइन लिखनी हो तो एक लाइन लिख दीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो ऑक्सीडेशन कॉज करके बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, यही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोग्राफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। मोनोग्राफ का सिंपल जो शाब्दिक अर्थ है डिक्शनरी में मिलेगा कि किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी जहां लिखी होती है उसे मोनोग्राफ कहते हैं। अब हमारी जो फार्माकोपिया होती है, जब ये फार्माकोपिया में आपने मोनोग्राफ देखा है, वहां पर हर एक ड्रग, जैसे मान लीजिए आपको पैरासीटामोल के बारे में जानना हो, पैरासीटामोल के बारे में सारी जानकारी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका आप एनालिसिस कैसे करोगे, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो सब जो है एक ही जगह पर लिखा गया फार्माकोपिया में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो मोनोग्राफ क्या होता है, डिटेल रिटन स्टडी है सिंगल स्पेशलाइज सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में, और जिसके उसके एस्पेक्ट के बारे में सब कुछ एक जगह लिखा होता है। ये कंप्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन किसी भी स्पेसिफिक ड्रग या ड्रग इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसे हम लोग मोनोग्राफ के रूप में जानते हैं। कहां पाया जाता है, ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पाया जा सकता है। कोई स्टैंडर्ड बुक को भी आप मोनोग्राफ बोल सकते हो जो एक ही टॉपिक के बारे में पूरी किताब लिख रखा है, या फार्माकोपिया जैसी किताबों में हमें देखने को मोनोग्राफ्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एन एसिडिफायर एज वेल एज एन एक्सपेक्टोरेंट। आपके सिलेबस में एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि 2 बार है, यूनिट नंबर 3 में भी है, यूनिट नंबर 4 में भी है। यूनिट नंबर 3 में एसिडिफायर्स में आपको देखने को मिलता है और यूनिट नंबर 4 में एक्सपेक्टोरेंट में देखने को मिलता है। बेसिकली ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए 2 बार आपके सिलेबस में है। और यही एक प्रश्न है, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपना सिलेबस पढ़ा है तो आप सीधे से इसको क्या कर पा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है विच फार्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सिंपल सा फार्मूला है B=N अपॉन डेल्टा PH। वहां पे B जो है वो बफर कैपेसिटी है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी एसिड या बेस के जो कि ऐड हो रहा है बफर में, और जो 1 लीटर बफर के अंदर, प्लस जो डेल्टा पीएच है वो है पीएच डिफरेंस, जो कि इनिशियल पीएच में और जब आप ऐड किए हो तो उसके बाद पीएच में क्या डिफरेंस आता है, उसका डिफरेंस बताने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। व्हाट्स आर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब आप देख रहे हैं 20, 21, 22, अब ये 23 हम पहुंच गए और हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सेम तरीके से आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा जब मैंने पहले वाले पेपर में इसको सॉल्व कराया। नेक्स्ट इज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज गिव द कंपोजिशन ऑफ जिंक यूजिनॉल सीमेंट। अब ये एक नया इंपॉर्टेंट आ गया, जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या होता है पहले तो वो समझ लें। जब कभी आपके दांतों में कैविटीज हो जाती है, डेंटल कैविटीज जिसको बोलते हैं, उसको टेम्परेरी फिलिंग किया जाता है, कई बार रूट कैनाल वगैरह करने से पहले या कुछ समय के लिए उसको भर देते हैं ताकि आपको दर्द वगैरह ना हो, तो उसके लिए एक सीमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसको सीमेंट मतलब भरना, भरने वाली चीज, जिसे हम जिंक यूजिनॉल सीमेंट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है इसमें जिंक होंगे, जैसे जिंक स्टेरेट है, जिंक ओलिएट है, या फिर जिंक ऑक्साइड है मेनली, और यूजिनॉल जो कि क्लोव ऑयल से मिलता है। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, वहां से हमें यूजिनॉल प्राप्त होता है। तो उसको मिला करके कुछ और ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल में उसको मिक्स करते हैं, एक पेस्ट जैसा बना देते हैं और उसको क्या करते हैं, भर देते हैं, जो कि समय के साथ हार्ड हो जाता है। हार्ड होकर के वो आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, तो इसे हम बोलते हैं जिंक यूजिनॉल सीमेंट। आइए देख लें, जिंक यूजिनॉल सीमेंट जो है वो एक लो स्ट्रेंथ का बेस है जो कि टेम्परेरी सीमेंट फिलिंग के लिए यूज किया जाता है डेंटल कैविटीज में। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 तरीके की चीजें, एक तो सॉलिड हो गया, ठीक है, जो सॉलिड चीजें हैं, मतलब कि जो पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और दूसरा लिक्विड चीज है। सॉलिड चीजों में हम लोग यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड, व्हाइट रोजिन, हमारा जिंक एसीटेट और जिंक स्टेरेट। जो एसिलेटर के रूप में होता है जिंक स्टेरेट, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में 0.7% यूज करेंगे। जिंक एसीटेट जो है वो स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, 1% अराउंड इसको यूज करते हैं हम लोग जिंक एसीटेट को। 29.3% इसमें व्हाइट रोजिन होता है जो कि इसको एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है और बाद में इसको हार्डन बनाता है। और जिंक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर मेन चीफ इंग्रेडिएंट के तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये 69% अराउंड यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो हम 100% ले रहे हैं उसमें पहला तो चीफ इंग्रेडिएंट क्या है, यूजिनॉल, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी शो करता है।
तो ये सारी चीजें जो है वो हमें दे रहा है, और साथ ही साथ ये एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, थोड़ी देर के लिए आपको दर्द इत्यादि का सेंसेशन भी नहीं होगा। क्लोव ऑयल से प्राप्त होता है, ये ले लेंगे, और फिर ऑलिव ऑयल ले लेंगे जो कि इसको स्मूथ जो है पेस्ट बनाने में मदद करता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एस्ट्रिंजेंट एक्ट। देखिए ये एक रिपोर्टेड क्वेश्चन इसलिए माना जाएगा क्योंकि एस्ट्रिंजेंट के ऊपर पहले भी 20 और 21 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्शन पूछ रहा है तो मैंने उस समय भी कहा था कि एक्शन क्या है। वहां पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है सल्फर आपके सरफेस का। तो जो टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या श्रिंक करते हैं आपकी स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो स्किन की सेल्स हैं उनको, बाय द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो पोटास एलम, जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड। तो आंसर वैसे ही लिखना है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है बट आंसर लगभग वही रहता है। अगला प्रश्न है व्हाई फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन द एस्ट्री ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जितना भी, अब एज ए टीचर अगर मैं बात करूं तो जितना भी 5-6 पेपर देखा मैंने, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, यही एक ऐसा प्रश्न था जो कि बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि इसको आप अगर स्टडीज आप कर रहे हैं और डीप स्टडी कर रहे हैं तभी आप इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हम अमोनियम क्लोराइड का जब एसे करने जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये क्या करता है, ये वीक एसिड होता है, तो ये NH4+ और Cl माइनस में टूटता है, और पानी जो होता है वो H+ और OH माइनस देता है, ठीक है। तो H+ जो है ये भाई साहब क्या करेंगे, Cl भाई साहब ले लेंगे, और ये OH जो है वो इसको लेकर के NH4OH बना लेगा, क्योंकि ये एक वीक बेस की तरीके से फिर से वहां पे वीक एसिड की तरीके से काम करेगा और इस रिएक्शन को वापस से तोड़ेगा। तो जो HCl का रिलीज है वो बार बार रुक जाता है या कम होता है, या जो रिएक्शन है उसमें वो सही से आपको HCl मिलता नहीं, और HCl को ही हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन में पकड़ रहे होते हैं इससे करते वक्त, तो ये हमारे लिए मुश्किल होने लगता है। इसीलिए हम लोग वहां पर फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो इस अमोनियम क्लोराइड जो ये कि बनेगा NH4OH जो बनेगा, इस अमोनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ वो रिएक्ट कर लेगा और मिथाइलिन टेट्रामीन, जिसे हम लोग हेक्सामीन बोलते हैं, वो बना लेगा थोड़ी देर के लिए, और इसके बनने की वजह से अमोनियम आयन जो होते हैं वो सभी रिमूव हो जाएंगे, और जो इक्विलिब्रियम है रिएक्शंस का वो इस तरफ से शिफ्ट होगा कि HCl जो है वो ज्यादा बनेगा। HCl ज्यादा बनेगा, उसको हम लोग टाइट्रेट करके स्टैंडर्ड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है उसके साथ टाइट्रेट करके उसकी क्वांटिटी को पता कर लेंगे। जितना HCl निकल रहा है उसी के हिसाब से फिर हम ये पता कर लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की क्वांटिटी या क्वालिटी कैसी थी। तो यहाँ पे फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। याद रखिएगा क्यों डालते हैं वो आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ये मैंने कहा था कि बहुत सारे लिमिट टेस्ट है आपके सिलेबस में, 6 लिमिट टेस्ट, उन सभी का प्रिंसिपल एक बार देख के चले जाइएगा, उस पर सीधे प्रश्न आ जाते हैं। तो जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है वो अमोनिकल सोल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। अगर आयरन प्रेजेंट है तो थायोग्लाइकोलेट जो है वो आयरन के साथ जुड़ता है और फेरस थायोग्लाइकोलेट या फिर आयरन थायोग्लाइकोलेट जो है वो बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमें कलर जो है वो सॉल्यूशन में मिलता है, रेडिश पर्पल कलर, और उस रेडिश पर्पल कलर को हम लोग कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। तो अमोनिकल सॉल्यूशन में थायोग्लाइकोलिक एसिड की प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड भी रहेगा, और सिट्रिक एसिड यहाँ पर क्या काम करता है कि ये आयरन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करने से रोकता है, ये इसका काम है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो रिएक्शन है वो आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है ये मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तो बड़े ही उससे बताया था कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं, जरूर जाके देखिएगा। अब यहाँ पे भी बता देता हूँ। चलिए, तो जो आयरन है इसके आप देख रहे हैं 2 वैलेंसी है, यहाँ पर हम 2 मोल थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं, ये SHCH2COO माइनस और H+ में टूटता है। ये जो है वो इसके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बदलती रहती है, तो वो सल्फर्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन को, और बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और जिसकी वजह से आयरन थायोग्लाइकोलेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बन जा रहा है। और कैसे ये बन रहा है वो आप जाओ उस वीडियो में देखो, अभी यहाँ बताने का समय नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट, और इस आयरन थायोग्लाइकोलेट की वजह से आपके सोल्यूशन में रेडिश पर्पल कलर
या डीप रेडिश पर्पल कलर जो है वो प्राप्त होता है, बहुत ही गाढ़ा रंग मिलता है। और ये गाढ़ा रंग जो है वो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि लिमिट में है या नहीं है। क्यों? अगर कलर ज्यादा आ रहा है तो मतलब लिमिट से ज्यादा है, अगर स्टैंडर्ड से कलर कम आ रहा है या इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो है कम आ रही है तो मतलब कि सैंपल में आयरन की कमी है या लिमिट में आयरन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम थायोसल्फेट। ये दोनों ही बेसिकली एंटीडोट के तरीके से यूज किए जाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो मैकेनिकल एंटीडोट होता है, ये किसी भी टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी तरीके की गंदगी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसे कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं और आजकल को टूथपेस्ट वगैरह सब जगह पे इसको अब यूज करते हो। और ये क्या करता है, जो भी मैकेनिकल एंटीडोट के तरीके से काम कर रहा है, तो कुछ मैकेनिकल छुप गया, जान गए हम, मैकेनिकल एंटीडोट के तरीके से काम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी टॉक्सिन्स को अपने अंदर। तो जैसे मान लीजिए कोई साइनाइड खा लिया तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे तो साइनाइड क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट, अगर सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो ये भी एक एंटीडोट के तरीके से यूज होता है, खास करके साइनाइड पॉइजनिंग में ये यूज होता है और ये केमिकल एंटीडोट है, ये साइनाइड को बदल देता है, उसके नेचर को बदल देता है, इसीलिए इसे हम लोग केमिकल एंटीडोट के तरीके से यूज करते हैं। तो ये हो गया 2023 का पेपर खत्म। अब आते हैं 2023 में एक और पेपर हुआ था, क्योंकि उसके पहले तक आपको याद होगा कि एक ट्यूब में, सॉरी आप तो नए बच्चे हैं, जो पुराने सीनियर्स उनको आपको पता होगा कि पेपर्स एक साथ हुआ करते थे, बैक पेपर और रेगुलर पेपर, तो एक ही पेपर आता था। बट 2023-24 से ऐसा हो गया है कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन थोड़ा लेट तक चलता है, तो उनके एग्जाम अलग होते हैं और बैक पेपर अलग से होते हैं आपके सीनियर्स के लिए जिनकी बैक लगी होती है। तो ये एक 2023 में बैक पेपर, जो स्पेशल बैक पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पेपर है और इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन कैथार्टिक्स विद एग्जांपल, जो तो कि 2022 में रिपीट हो चुका है, तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डेंटिफाइसेस। डेंटिफाइसेस हम उन्हें बोलते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं जहां मिक्सचर बनाते हैं डिफरेंट चीजों का और अपने दांतों की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, उसकी पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग डेंटिफाइसेस बोलते हैं। तो डेंटिफाइसेस आर द दोज एजेंट विच आर यूज्ड विद द टूथब्रश या अपनी उंगली के ऊपर भी हम यूज करते हैं और ये क्लीन करता है, पॉलिश करता है हमारे नेचुरल टीथ को, जो हमारे दांत हैं उनको। और ये एब्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि घर्षण थोड़ा सा करता है ताकि घिस के हमारे दांतों को क्या किया जाके साफ कर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डालते हैं ताकि वो एब्रेसिव प्रॉपर्टी को ठीक करता है। ज्यादातर जो सफेद वाले टूथपेस्ट आते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा होता है। ये कई तरीके से आते हैं, पेस्ट के रूप में मिलते हैं, पाउडर के रूप में मिलते हैं, जेल के रूप में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। आपके दांतों और ओरल हाइजीन का पूरा ख्याल जो है वो डेंटिफाइसेस रखते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सीखने थे बट डेंटिफाइसेस भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने कंप्लीट इसका डेफिनेशन भी बता दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम मेटाफॉस्फेट है, ये है। इसके साथ ही साथ इसमें सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ये सब भी मिला देते हैं हम लोग और ये सब कुछ मिला करके, और जैसे कि कुछ फ्लेवरिंग एजेंट है, कुछ ये क्या नाम है, स्वीटनिंग एजेंट है, ये सब मिला करके मिक्सर तैयार करते हैं। जो टूथपेस्ट है आपका वो डेंटिफाइसेस है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया था, एक बार और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप देख लीजिएगा। राइट द कैटेगरी ऑफ द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मैंने फिर से बता दूं, पहले भी मैंने अभी जब इमिटिक्स बता रहा तो मैंने आपसे कहा था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है वो आपके सिलेबस में इमिटिक्स के रूप में लिखा है, बट मैंने कई सारी स्टैंडर्ड बुक में पिछले कई सालों से खोजा, बट बहुत ही कहीं पर किसी ने बोला कि लिमिटेड यूज में कहीं यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली ये इमिटिक्स के तरीके से ज्यादा सलाइन कैथार्टिक्स या लेग्जेटिव के तरीके से यूज होता है। तो आप लिख रहे हैं भाई एग्जाम में, हो सकता है कॉपी चेक करने वाला सिलेबस देख के चेक कर रहा हो, तो आप लिख दीजिएगा इट इज ऑल्सो यूज एज इमिटिक्स, मे बी आपको नंबर अच्छे मिल जाए। बट जो बात है, जो सही आंसर है इसका, वो है सलाइन कैथार्टिक्स या लेग्जेटिव के तरीके से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है मेनली यूज होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आपके सिलेबस में मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड भी है और सल्फेट भी है। देखिए इसका प्रोसीजर, प्रिंसिपल सब कुछ सेम होता है, कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं होता, बस एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर क्लोराइड की बात करें तो मान लीजिए कोई कलर्ड सब्सटेंस है, मान लीजिए KMnO4 है जो कि बैगनी रंग का दिखता है। अब आपको उसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म करना है, तो उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा तो दिखेगा ही नहीं आपको। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका रिडक्शन कर देंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन आप कर देंगे, तो रिडक्शन करने की वजह से उसका जो कलर है वो चला जाएगा। और कलर जाने के बाद फिर सेम प्रोसीजर जो आप करते हो, पहले उसको लेते हो सैंपल को, फिर उसमें आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हो 10 ml, उसके बाद फिर आप उसका वॉल्यूम मेकअप करते हो, फिर 1 ml उसमें AgNO3 डालते हो और 5 मिनट के लिए रख देते हो। यही प्रोसीजर करते हैं आप लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, यही प्रोसीजर ही करना है, बट एक स्टेप पहले से कर लेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर उसमें कोई कलर है, उसमें कोई गंदगी है, उसमें कोई प्रेसिपिटेट पहले से बना हुआ, तो उसको साफ
करने का काम करेंगे, यही ताकि वो इंटरफेयर ना करे आपके टेस्ट से, जो आप टेस्ट परफॉर्म करने वाले, यही मॉडिफिकेशन करते हैं। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि लिमिट टेस्ट ऑफ मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में हम लोग HCl की जगह, सॉरी सोडियम क्लोराइड की जगह HCl का प्रयोग करते हैं एज ए स्टैंडर्ड, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम लोग कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर और प्रिंसिपल सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश 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 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल। विट्रॉल क्या होता है पहले जान जाइए, इस पे भी कई बार प्रश्न पूछ सकता है। विट्रॉल हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जब आप किसी मेटल यानी मेटालिक सब्सटेंस को या मेटल आयन को अगर आप सल्फेट आयन के साथ, या आप सिंपल सा कर सकते हैं H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन कराइएगा तो सल्फेट आयन मिल जाएगा। तो मेटल आयन जब सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है तो जो सब्सटेंस बनते हैं वो बेहतरीन कलर के बनते हैं और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स आपको प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम विट्रॉल्स बोलते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो किया हुआ था जिसमें सभी प्रकार के विट्रॉल्स के बारे में बताया था, वो लिंक आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी आपके सिलेबस पे कुछ विट्रॉल्स हैं जिसमें व्हाइट विट्रॉल जो होता है वो तो जिंक सल्फेट होता है, अभी आप लिख लीजिए फॉर्मूला ZnSO4.7H2O, ये हमारा व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला है जिसे हम लोग जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल जो होता है, ब्लू विट्रॉल पाया जाता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, वो CuSO4 के होते हैं यानी कि कॉपर सल्फेट के। आपके सिलेबस में ग्रीन विट्रॉल भी है, ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट को बोलते हैं, जो कि हिमेटेनिक्स के तरीके से यूज करते हैं। ये हिमेटिक्स है, ये क्या है, हिमेटेनिक्स है, आपके सिलेबस में है, आयरन की कमी को दूर करने के लिए यूज करते हैं। तो फेरस सल्फेट, फेरस आयन जब सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो उसे हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलेंगे क्योंकि वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स देता है। कॉपर को अगर हम लोग सल्फेट आयन के साथ जोड़ेंगे तो उसे हम लोग ब्लू विट्रॉल बोलेंगे क्योंकि ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स देता है। और जिंक जो कि एक मेटल है उसको हम सल्फेट के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम लोग व्हाइट विट्रॉल बोलेंगे क्योंकि ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स देता है। सिंपल, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये भैया 20, 21, 22, 23 सब जगह पूछा गया था, तो हर जगह पूछा जा रहा है, आप इसको याद रखिए। 20, 21, 22, 23 सब जगह पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मोनोग्राफ। तो यह मोनोग्राफ पे भी रिपीटेड प्रश्न हो गया। उसमें हम क्या देखते हैं, स्पेशलाइज सब पूरा एक कंप्रहेंसिव आइटम है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रग है तो उसका फॉर्मुलेशन, उसका एनालिसिस, उसकी प्रॉपर्टीज इत्यादि सब कुछ हम वहां पर देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का एसे हम कैसे करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का एसे हम लोग जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन की मदद से करते हैं, खास करके आइडोमेटिक पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में जो टेस्ट किया जाता है उसे हम लोग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो सिंपल आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा या रिडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा इसका एसे सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। मेथड पूछ रहा है तो मेथड का नाम बता दिए। राइट द कंपोजिशन ऑफ ORS, ये फिर 2 बार पूछ चुका है, पहले भी 21 में पूछा, 22 में पूछा, फिर से आपको 23 के बैक पेपर में पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, कई बार पूछा जा रहा है। कंपोजिशन में आपको याद है NaCl डालते हैं, सोडियम ट्राइसिलिकेट सिट्रेट डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और ग्लूकोज डालते हैं और पानी, ठीक है, तो ये सब ORS में डालते हैं, आप याद रखिएगा। अब आते हैं 2024, आखिरी हमारा 6वां पेपर आ गया। हम 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 6वें पेपर पर पहुंच रहे हैं, जो कि 2024 में भी वही बात हो गई। अभी आप 2024-25 सेशन में ही ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अभी इसका पेपर देने जा रहे हैं कल परसों में। और ये जो है ये अभी मार्च 2025 में ये पेपर हुआ था, फरवरी मार्च में, जहां पे आपके सीनियर्स के लिए बैक पेपर आया था, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे कई सारे यूनिक नए प्रश्न आए थे, ये एक मैं बता दूं, इसीलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो डिफाइन एक्सपेक्टेशन, ये पुराना ही है, मैंने कहा कुछ आए थे, सारे नहीं। तो ये क्या था, पहले से पूछा गया 20, 21 और 22 में, तो ये फिर देखिए 24 में पूछा गया तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज जिंक यूजिनॉल सीमेंट, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है जो कि 2023 में एक बार पूछा जा चुका है। क्या है ये पूछ रहा, वहां कंपोजिशन पूछा था, ये क्या है, ये थोड़ा सा अंतर है, ये हमने वहां पे आपको बताया था कि जिंक यूजिनॉल क्या है, वो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेज ऑफ पोटासियम। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, पोटासियम जो है वो हमने एक क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ था, सॉरी एक्सप्लेन किया हुआ था। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, वहां पे एस्ट्रिंजेंट के तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ये कॉस्मेटिक्स में या हम सॉल्यूशंस में यूज करते हैं ताकि ये ब्लड अगर कहीं बह रहा है छोटे मोटे कट से तो उसको रोकने का काम करे, मेनली तो ये इसका काम है। तो ये एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, साथ ही साथ स्किन को हार्ड बनाता है, तो कॉस्मेटिक के तरीके से यूज करते हैं। सेविंग वगैरह करने के बाद हम लोग लगा लेते हैं ताकि जो कटवट हो रहा है वो रुक जाए, जो सॉरी ब्लड जो बह रहा है वहां से वो रुक जाए उस कट से, ये सारा काम जो है वो करता है। साथ ही साथ पानी को साफ करने, फिटकरी है, एलम मतलब फिटकरी, तो पानी इत्यादि को साफ करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। छाले वगैरह हो गए तो कुल्ला वगैरह भी आप इससे करते हैं, गरारा करने के लिए, ये सब काम करने के लिए। डिस्कस द यूज ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे
इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल आयंस पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि आयनिक फॉर्म में रहते हैं ये, जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, CO3 माइनस, या कैल्शियम आयन है, ऐसे कई सारे आयनिक फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इनको जब हम लोग ले रहे होते हैं बॉडी में, तो हम इनको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि वाटर में जाने के बाद अपने आयन से टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने की मदद आते हैं। जैसे कि NaCl हो गया, आप नमक खाते हो, KCl खाते हो, तो जब ORS में डाल लेते हो तो ये सब डाल रहे हैं ना, इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सब का कुछ ना कुछ काम है और बहुत सारे काम करते हैं। आपके सेल में जो परमेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप है, ATPase की मदद से करते हैं, जैसे कि ये वाला एक थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर्स के तरीके से काम करते हैं। जो मायोकार्डियल रिदम और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो लव डव यानी कि जो आपकी धड़कनें चल रही हैं, उसको चलाने का काम भी जो है ये आयंस कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं इसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसको जनरेट करना, इसको मेंटेन करने का काम कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम जो है वो लगातार करते हैं। आप लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी ये करते हैं। साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन है, जो वॉल्यूम है वाटर का इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ब्लड को अगर कहीं चोट लग गई तो उसका जो थक्का है उसको जमाने के काम में आता है। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, जो भी बात हम कह रहे हैं, जब मैं ब्रेन में मेरी इतनी सारी चीजें हैं, मैं लगातार उसको बता रहा हूँ, हाथ मेरे अपने आप हिल रहे हैं, ये सब जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि आयनिक बैलेंस मेरे बॉडी में ठीक है। अगर मुझे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये सारे काम करने मुझे बहुत थकान लगेगी, मुझसे सही से नहीं होगा। इसीलिए ORS का प्रयोग हम लोग करते हैं जब भी कभी किसी के बॉडी में सॉल्ट्स, आयंस की कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ ATP ETC। तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें, जो आपको समझ में आए, वो आप अच्छा लगे वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूजेज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने बात किया और हम लोग देख चुके हैं कि ये ORS में था। और ये क्यों था? क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो अभी जितने काम मैंने बताया उसमें से कई सारे काम हमारा पोटेशियम क्लोराइड करता है। और ये हाइपोकैलेमिया, जब आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपको वीकनेस होगी, मसल्स की वीकनेस होगी, लैक ऑफ एनर्जी आपको दिखेगी, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, स्टमक में डिस्टर्बेंस होने लगेंगे और हार्ट बीट जो है वो अनरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि जितने काम बोले उन सभी जगहों पे ये यूज हो रहा था। अगर ये कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में पोटेशियम जो है वो देना है, और पोटेशियम कैसे देंगे, तो सीधे पोटेशियम तो दे नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में उसको देते हैं। और इसीलिए ये ORS का भी, जैसे मान लीजिए डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशन में भी कम होगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ORS में भी इसको देते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, यूजेस हो गए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ केओलिन एंड बेंटोनाइट। केओलिन बेंटोनाइट आपके सिलेबस में कैथार्टिक्स में लिखा हुआ है। याद रखिए दोनों एक एक प्रकार की मिट्टियां हैं, और ये मिट्टियां जो है कॉस्मेटिक्स में या टॉपिकल एजेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो दोनों ही टॉपिकल एजेंट हैं जो हम अपने स्किन के ऊपर यूज करते हैं। जेंटल क्लीनिंग, जो बेंटोनाइट है वो कुछ जगहों पर ऐसा बताया गया है कि बल्क लैक्सेटिव के तरीके से यूज करते हैं डर्मेटोलॉजिकल फॉर्मुलेशन के लिए, पेट के लिए नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये सुटेबल होते हैं ऑयली स्किन के लिए, क्लींजिंग, सफाई करने के काम में आते हैं स्किन के, और जो ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है उनकी बहुत अच्छी है, स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो कॉस्मेटिक्स इत्यादि बनाने में ये दोनों की चीजों का प्रयोग किया जाता है। दोनों दो प्रकार की नेचुरल क्लेज हैं, नेचुरल मिट्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट आंसर पहले लिखा हुआ है, लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। याद रखिएगा आयोडीन जो है वो हैलोजिनेशन टाइप की एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और इसके बहुत सारे प्रकार के सॉल्यूशंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसके सिंपल प्रिपरेशंस की बात कर रहा हूँ। एक प्रिपरेशन और है जिसमें आयोडीन होता है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि है पोविडोन आयोडीन, जो कि बीटाडीन के नाम से आप मार्केट में लेकर के आते हैं। उसमें पोविडोन आइसोमर में, सॉरी पॉलीमर में, आइसोमर नहीं, पॉलीमर में आयोडीन को मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं, और बहुत अच्छा इफेक्ट वो डालता है। क्योंकि आयोडीन के साथ एक साइड इफेक्ट है कि आयोडीन जो है वो रंग छोड़ती है स्किन के ऊपर, वो ब्लू कलर का रंग छोड़ती है और जलन बहुत करती है, क्योंकि ये इरिटेंट होती है, तो इरिटेट करती है और स्किन में बहुत ज्यादा जलन होती है। तो हम लोग पोविडोन आयोडीन के साथ इसका प्रयोग जब करना शुरू किए तो बहुत यूज होता है। तो आप चाहें तो ये भी प्रिपरेशन लिख सकते हैं, लेकिन एज पर फार्माकोपियास जो हमारा आयोडीन है उसके डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस हमको या प्रिपरेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक है हमारा एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, जिसे हम लोग लिंगलॉस या लंगॉल्स सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है वीक आयोडीन सॉल्यूशन, तीसरा स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, और चौथा आयोडीन टिंचर। नाम याद रखिएगा, एक्वस, वीक, स्ट्रॉन्ग और टिंचर। टिंचर जो कि मिलाते हैं, जब टिंचर तब बोलते हैं जब वाटर में अल्कोहल मिलाए तो उसे क्या बोलते हैं, टिंचर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो आयोडीन टिंचर कहाँ देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में, और बीपी में जो है वो एक्वस और वीक दोनों ब्रिटिश में दिखता है, और इंडियन फार्माकोपिया में ये तीनों तरीके का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। अब इनकी अलग अलग क्वांटिटी में मात्रा है, आप तो चाहे तो आप सबका कंपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जैसे आयोडीन जो है एक्वस में 50,
20 ग्राम होता है वीक में, 100 ग्राम होता है स्ट्रॉन्ग में, और आयोडीन में होता है 20 ग्राम। ठीक है, सॉरी आयोडीन टिंचर में होता है 20 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है इन तीनों में, स्टार्टिंग के एक्वस में, वीक में और स्ट्रॉन्ग में। तो एक्वस में 100 ग्राम, वीक में 25 ग्राम और स्ट्रॉन्ग में 60 ग्राम, जबकि यूएसपी वाले आयोडीन टिंचर में पोटेशियम आयोडाइड नहीं पाया जाता। सोडियम आयोडाइड जो है वो यहाँ पाया जाता है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड नहीं पाया जा रहा तो यहाँ क्या पाया जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ये NaI डालते हैं, बाकी इन तीनों में फिर वो नहीं होगा क्योंकि वो पहले से पोटेशियम आयोडाइड यूज कर चुके हैं। अल्कोहल की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन में अल्कोहल का कोई काम ही नहीं है, बाकी इन तीनों में अल्कोहल होता है ताकि 1000 ml तक यहाँ बनाया जा सके इस सोल्यूशन को। एंड प्यूरिफाइड वाटर जो है, क्योंकि पहला वाला एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर डालेंगे। वीक आयोडीन सोल्यूशन में कोई भी पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए अल्कोहल भी बनता है। जबकि स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन में 100 ml और आयोडीन टिंचर में भी 100 ml तक हम वाटर का प्रयोग करते हैं। यूजेस की बात करें तो एक्वस जो आयोडीन सोल्यूशन होती है वो जर्मीसाइड, जर्म को मारने के लिए और फंगीसाइड के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जबकि वीक आयोडीन सोल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन और आयोडीन टिंचर, ये तीनों ही एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज किया जाता है। तो इन तीनों के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इनके कंपोजिशन के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रिपरेशन तो ये है। इसके अलावा एक हमारा बच रहा है पॉविडोन आयोडीन, ये भी जो है आयोडीन का ही एक प्रकार है, बट ये इसका सोल्यूशन या प्रिपरेशन नहीं माना जा सकता, तो ये इसीलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। बट पॉविडोन आयोडीन जो है सबसे ज्यादा यूज मार्केट में आपको इसी का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये यूनिक प्रश्न थे इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट इज व्हाट आर हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स वो सब्सटेंस है जो कि ब्लड फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, हेमेटोपोइसिस को यानी कि ब्लड बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसमें विटामिन B12 हो सकता है, इसमें फोलिक एसिड हो सकते हैं, इसमें आयरन हो सकता है, सॉरी आयोडीन नहीं, आयरन हो सकता है। ये सारी चीजें जो है, या विटामिन हैं डिफरेंट तरीके के, जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये सब जो जो जरूरत पड़ती है ब्लड बनाने के लिए, वो सबको हेमेटोनिक्स बोल सकते हैं। बट आपके सिलेबस में आयरन एज अ हेमेटोनिक्स है। आयरन जब हेमेटोनिक के तरीके से यूज होता है उसका। अब ये कंडीशन ये कब हम देते हैं, ये तब देते हैं जब जो अनीमिया की कंडीशन हो जाए, यानी आपके ब्लड में RBC, हीमोग्लोबिन, ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। और ये हेमेटोनिक्स जो है जनरली अनीमिया की कंडीशन में लोगों को दिए जाते हैं। अनीमिया की कंडीशन कब हो सकती है, आपका खान पान सही नहीं है, आप आयरन या ये फोलिक एसिड या विटामिन आप खा नहीं रहे, ठीक है, बहुत लंबे समय से, तो आयरन कम हो जाएगा, तब एनीमिया हो जाएगा। दूसरा उम्र की वजह से हो सकता है, उम्र बढ़ने से हो सकता है। तीसरा प्रेगनेंसी के केस में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके शरीर के अंदर जो है अनीमिया हो जाती है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स उनको, ग्राइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो आयरन और कैल्शियम जो है दोनों पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि एनीमिक उस कंडीशन में हो सकता है। किसी को ब्लड लॉस हो जाए, कोई ऑपरेशन हुआ है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी ब्लड लॉस होता है, तब भी एनीमिया हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग हेमेटोनिक्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, RBCs, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है बढ़ाते हैं, और जो नॉर्मल ब्लड का लेवल है वहां तक आपको लेकर के जाते हैं, तो उसी को हम हेमेटोनिक्स बोलते हैं। अब आपके सिलेबस में जो इनके एग्जाम है, आप फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब भी लिख सकते हो, बट आपके सिलेबस में आयरन एज ए हेमेटोनिक्स है, आयरन कंटेनिंग हेमेटोनिक्स है, तो इसलिए फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट ये दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा फेरिक अमोनियम सिट्रेट वगैरह ये सब भी जो है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराफ्रेज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक बार और आ चुका है, दोबारा से आ रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2023 के बैक पेपर में भी ये प्रश्न आया था। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो हमने बताया मैकेनिकल एंटीडोट के तरीके से यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, टूथपेस्ट बनाने में यूज करते हैं। ये गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बड़े अच्छा एब्जॉर्बेंट के तरीके से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन का और इस पेपर का वो है इनलिस्ट द यूजेस ऑफ पॉइजन एंड एंटीडोट। ये अलग सा प्रश्न है, पॉइजन का भी यूज पूछ रहा है, तो पॉइजन का यूज हम लोग बता देते हैं। पॉइजन जो होता है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में एज अ केमिकल एजेंट हम लोग यूज करते हैं जनरली, और दवाओं में अगर हमको यूज करना हो तो हम उसकी क्वांटिटी जो है वो एंटीडोट के तरीके से सांप से निकाला है पॉइजन और उसको एंटीडोट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो ये सॉल्वेंट, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के तरीके से यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम साइनाइड है, ये सब जो है, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, ये दो अलग अलग एग्जांपल हैं। तो ये सब जो है वो हम लोग इंडस्ट्री में जनरली पॉइजन्स को यूज करते हैं। अब एंटीडोट क्या, एंटीडोट वो होते हैं जो कि निगेटिव इफेक्ट जो पॉइजन्स के हैं, जब किसी के शरीर के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर, जानवरों के अंदर, इंसान के अंदर चला जाए, तब हम जो टॉक्सिन्स के प्रभाव को रोकने के लिए जिसको देते हैं उसे बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट जो होती है वो टॉक्सिन्स या पॉइजन का एब्जॉर्प्शन रोकती है, या तो उसके साथ बाइंड कर लेती है,
या तो उसको न्यूट्रलाइज करती है, या जिस फिजियोलॉजी के साथ या जिस ऑर्गन के ऊपर वो इफेक्ट करने वाला है उसमें बदलाव ला करके उसका इफेक्ट करती है, या फिर उस टॉक्सिन को या पॉइजन को कन्वर्ट कर देती है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। इस तरीके से एंटीडोट्स काम करते हैं। इसके बेस पे हम इसे 3 बाद में क्लासिफाई करते हैं। एक बोलते हैं केमिकल एंटीडोट, जो कि केमिकल नेचर बदल देता है पॉइजन का। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, जो कि फिजियोलॉजी में चेंज लाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या ऑर्गन के अंदर या जिसको भी वो दिया जा रहा है उसके अंदर। और तीसरा होता है हमारा मैकेनिकल एंटीडोट, जिसका एग्जांपल ये एक्टिवेटेड चारकोल ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सब जो है एंटीडोट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम नाइट्राइट है और एक्टिवेटेड चारकोल है। ये सब एंटीडोट्स के एग्जांपल है, अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं। तो ये थे आज जो मैंने डिस्कस किया। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो गया, बट 6 पेपर्स और उनके क्वेश्चंस आपने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो ये सभी प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो पक्का है कि रिपीट होंगे और आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 6 साल के पेपर्स देख लिए हैं और उनके एक्सप्लेनेशन पे बेस पे भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी अगर आपने सुन लिया है, आपने नोट डाउन कर लिया, आंसर कितना लिखना है वो भी आपने समझ लिया, तो आप देख सकते हो। आप हम से YouTube के द्वारा जुड़े हुए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी आपके लिए। तो YouTube पे आप यहाँ पे जाएंगे जब हमारे चैनल पे, तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलती हैं, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज, डी फार्मा, बी फार्मा, सभी बच्चों के लिए। तो आप वहां पर जैसे अभी आप फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहां मिल जाएगा। उसमें आप खोलिएगा तो पूरे टॉपिक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको सब वहां पर मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। मैं फिर से कह दूं कि हम डिटेल्स में पढ़ाते हैं, हम बहुत बार डिटेल में कोशिश करते हैं बताएं। स्टार्टिंग के 2-4 वीडियो 10 वीडियो जो होंगे वो बड़ी स्लो बताएंगे, लेकिन उसके बाद सब हम डिटेल में बताते हैं। डीप नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, तो आपको डिटेल नॉलेज चाहिए। बाकी नोट्स कैसे लिखना है, कैसे लिखना है वो भी आपको आइडिया मिल जाता है, तो नोट्स वगैरह भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जो नोट्स है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो फ्रीली जो है 2 जगह से मिल जाता है। हमारे फेसबुक पेज से आप निकाल सकते हैं, सॉरी फेसबुक ग्रुप से आप निकाल सकते हैं, और टेलीग्राम पेज जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे से आप निकाल सकते हो। लेकिन इन दोनों के नाम जो है ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे बड़ा नाम नहीं बनता, तो डॉक्टर पीके शुक्ला, डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस से आप ढूंढिएगा तो आप मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो नोट्स हम देते हैं, जो भी हम पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, वो सब वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से निकाल सकते हो। हमारा ऐप भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर पीके डॉक्टर एमपीएस क्लासेस के नाम से, वहां आप जा सकते हैं। और इसी नाम से डॉक्टर भजन शुक्ला एंड डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, हमारा फेसबुक पे पेज भी है और फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है। तो पेज पे आप जरूर जाइएगा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट जानकारी, कुछ काम की बातें आपकी फार्मा शॉर्ट्स के रूप में रेगुलरली उस पर अपडेट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और आप ये सभी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारी मदद मिलेगी और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा डिटेल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 7 नंबर 5 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को वहां पर भी लिख सकते हैं और आप अच्छा से अच्छा अपने पेपर में करेंगे, ऐसा मुझे आशा है। पेपर से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, अच्छे से अपने पेपर को दीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का पेपर अच्छे से जाए, आप सभी की ईश्वर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज या पुराने वीडियोज सब समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।